प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय सहपाठीजनों, हम प्राचीन भारत की एक नई श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य एकीकृत हुआ था। कला, संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, गणित आदि का ज्ञान यहाँ से हमें मिला। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। उसके बाद अयोग्य शासक होने के कारण, हुड़ों के आक्रमण के कारण कहीं ना कहीं यह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। और उसके बाद जितने भी शासक हुए वह अयोग्य हुए। अंतिम शासक विष्णुगुप्त ही था। धीरे धीरे भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है क्योंकि उत्तर साइड से हुड़ों का आक्रमण होता है। यह मध्य एशिया से भारत में आते हैं और हुड़ों के आक्रमण के कारण अयोग्य शासक उनके आक्रमणों को विफल नहीं कर पाते हैं और यहां से गुप्त साम्राज्य पतन हो जाता है। तो धीरे धीरे भारत विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसमें उत्तर भारत में अन्य शासक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, दक्षिण भारत में भी कर लेते हैं। उत्तर भारत में जैसे कि मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश, है ना, हुड़, गौड़ वंश, ये सभी उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना, और कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर अपने त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, और राष्ट्रकूट वंश, इनका आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में चोल वंश, चेल वंश, पांड्य वंश, चालुक्य वंश, यहाँ पर यह शासन चलाते हैं। तो पूरा भारत जो हमारा था पहले एकीकृत था। एकीकृत हमारा भारत सिर्फ दो बार रहा। एक तो मौर्य साम्राज्य के समय जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकीकृत कर लिया, अशोक ने और विस्तार किया इसका। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में यह भारत हमारा एकीकृत हो गया था। लेकिन गुप्त साम्राज्य के बाद, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो बहुत ही कमजोर हुए हैं और उसके कारण धीरे धीरे भारत में जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन हो गया है। तो उत्तर भारत में जो साम्राज्य थे, कुछ साम्राज्य गुजरात में थे, कुछ वल्लभी में थे, गुजरात में थे, कुछ अपने साम्राज्य कन्नौज उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, तो पहला साम्राज्य मौखरी वंश, उत्तर भारत का यह राजवंश था। 6वीं शताब्दी में यह उभरा। पहले सामंत थे, यह गुप्तों के सामंत थे मौखरी वंश। ठीक है, जो गुप्त से ही निकल के आया है। धीरे धीरे उनका पतन हुआ और वह स्वतंत्र हो गए और एक अलग जगह में जाकर के निवास करने लगे। यहीं से मौखरी वंश प्रारंभ होता है। ठीक है, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्थापित कर लिया। राजधानी कन्नौज थी, उन्होंने कन्नौज से शासन करना प्रारंभ किया। 1 शताब्दी यानी कि 100 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। हरिवर्मा को इसका संस्थापक माना जाता है। इसके प्रमुख शासक जैसे कि ईशान वर्मा, इनको महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने साम्राज्यिक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया है। उसके बाद अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा अंतिम शासक थे। ठीक है, इस समय सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में, ठीक है, कन्नौज स्थापित हुआ। उसके बाद आता है पुष्यभूति वंश। ठीक है, यह 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा का जो क्षेत्र है। ठीक है, इसके शासक हुए प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य को स्थापित हर्षवर्धन ने किया। तो हर्षवर्धन को सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने कई युद्ध लड़े और उसमें विजय भी प्राप्त करी और अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आता है मैत्रक वंश। यह 5वीं से 8वीं ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में यह स्थापित हुआ, शासन किया। संस्थापक थे, भटाई को संस्थापक माना जाता है। एक सेनापति थे और इसकी राजधानी थी वल्लभी, गुजरात में पड़ता है, गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर आते हैं हुड़। हुड़ मध्य एशिया की एक दुर्लभ प्रजाति थी जिन्होंने कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय में युद्ध किया था, लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन असफल हो गए थे उनके। ठीक है, फिर अंत में जब अयोग्य शासक होते हैं तो वो जीत जाते हैं, फिर यहाँ पर साम्राज्य मतलब राज्य को स्थापित करके अपना शासन चलाने लगते हैं। इन्होंने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आते गौड़। गौड़ बंगाल क्षेत्र में स्थित था। एक शासन, एक साम्राज्य स्थापित था। इसके स्थापना शशांक ने 7वीं शताब्दी में की और इसने विस्तार उत्तर पश्चिम बंगाल में इसने स्थापित अपने साम्राज्य को कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन गुर्जर प्रतिहार वंशों ने ही किया। तो कन्नौज का जो क्षेत्र था वहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश,
और राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था वहां पर स्थापित हो गए और आपसी संघर्ष करते रहे। कन्नौज की गद्दी को संभालने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहे। ठीक है। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कन्नौज एक बहुत बड़ा क्षेत्र साम्राज्य के रूप में उभरा और इसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी अपनी राजधानी कन्नौज को ही बनाया। फिर इसके महान शासक थे मिहिर भोज। ठीक है। इनके शासन में अरब आक्रमण हुए जिनको इन्होंने विफल कर दिया। संस्थापक इनके नागभट्ट थे। राजधानी पहले इनकी उज्जैन थी, फिर उसके बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। शासक रहे नागभट्ट वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज। मिहिर भोज एक प्रमुख शासक रहे थे, शक्तिशाली शासक रहे थे। इस काल में कला और वास्तुकला में विशेष योगदान देखने को मिलता है। मंदिरों का निर्माण इस शासन काल में देखने को मिलता है। पतन कैसे हो गया? आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण के कारण। आंतरिक संघर्ष तो ऐसा ही चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश आपस में लड़ रहे थे, तो इस कारण से धीरे धीरे आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, तो धीरे धीरे साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण भारत के राजवंश, जो चालुक्य वंश है, चेद वंश है, चोल वंश है, पांडे है, पल्लव है। ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आया होगा। संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी थी गुप्त साम्राज्य के बाद किस तरह से भारत विभाजित हो जाता है विभिन्न टुकड़ों में। ठीक है।